जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम आपके साथ डेली डिस्कस करते हैं सीडीपी के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिनकी आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना होती है, उन सभी को यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से डेली डिस्कस किया जाता है भाई। ये क्लास हमारी डेली होती है साथियों, आप डेली इस क्लास को अटेंड कीजिए, आपको सीटेट एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी इस क्लास से। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति, अभिरुचि, उपलब्धि एवं अधिगम शैली में अंतर कौन सी विभिन्नताओं की घोतक है? भाई जो कोई लर्नर है, अधिगमकर्ता कौन होता है? लर्नर, इंग्लिश में लर्नर बोलते हैं भाई इसको। उसकी अभिवृत्ति एटीट्यूड है, उसकी अभिरुचि है, उपलब्धि है, उसकी अधिगम शैली होती है, अधिगम करने की, उसकी पढ़ने की शैली होती है, उसमें जो अंतर होता है वो किस कारण से होता है, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए सामाजिक विभिन्नताएं, बी अधिगम विभिन्नताएं, सी संवेगात्मक विभिन्नताएं या डी वैयक्तिक विभिन्नताएं। तो देखिए भाई ये होता है आपका वैयक्तिक विभिन्नताओं के कारण। किसके कारण भाई? इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण। कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं भाई? कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता ही है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो बोलचाल में हो सकता है, पढ़ने की शैली में हो सकता है, उसकी अभिवृत्ति में हो सकता है, एटीट्यूड में हो सकता है, वो है ना, वो उसकी रुचि अलग हो सकती है, उसकी कदकाठी अलग हो सकती है, उसका पहनावा अलग हो सकता है, कुल मिलाकर के किसी दूसरे से भिन्न होता ही होता है प्रत्येक व्यक्ति। तो ये होती है उसकी वैयक्तिक विभिन्नता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश डैश की ओर संकेत करता है। भाई कोई क्रिस्टीना टीचर है, वो क्या करती है कि वो आपके अपने जो छात्र होते हैं उसके उनको भ्रमण पर ले जाती है, क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। उसके वापस आने के बाद वो अपने छात्रों से क्या करती है भाई? चर्चा करती है, भ्रमण के बारे में चर्चा करती है कि भाई क्या क्या देखा, क्या क्या, मतलब कुछ भी जो भी चर्चा हो रही है। तो ये जो चर्चा है वो किसका संकेत करती है? ऑप्शन ए आकलन के लिए सीखना, बी आकलन का सीखना, सी सीखने का आकलन या डी सीखने के लिए आकलन। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है अभी, पहले वो भ्रमण पर ले गई है बच्चों को, बच्चे भ्रमण पर गए हैं, उसके बाद आकर के उनसे भ्रमण के जो माध्यम है, भ्रमण का जो है उस पर चर्चा हो रही है कि भाई भ्रमण पे आपने क्या क्या देखा, क्या क्या करा, ये सभी तो चर्चा बाद में हो रही है। तो ये होता है आपका, क्या होता है दोस्तों? ये होता है सीखने का आकलन। भाई पहले उन्होंने सीखा एक तरह से, भाई भ्रमण पर गए हैं तो आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या देखा, वो सीखना ही है ना। तो उसके बाद उनका आकलन हो रहा है कि चर्चा हो रही है भाई, तो वो क्या हुआ? सीखने का आकलन। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? भाई जो उपलब्धि परीक्षण होते हैं उनका निर्माण के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए विश्वसनीयता, बी मूल्यांकन, सी वैधता या डी वस्तुनिष्ठता। तो देखिए भाई इसमें वो सही नहीं है, क्या नहीं है सही? आपके सत्य नहीं पूछा आपसे तो वो नहीं होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मूल्यांकन। क्या होगा भाई? मूल्यांकन। क्योंकि जो उपलब्धि परीक्षण होते हैं उनमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, लेकिन मूल्यांकन से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से डैश डैश पक्ष के उद्देश्यों को मापन करती है। जो आजकल की वर्तमान परीक्षा प्रणाली है हमारी, वो क्या किस पक्ष के उद्देश्य का मापन करती है? ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी मनोशारीरिक या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाई वो करती है आपकी ज्ञानात्मक पक्ष का मापन। किसका भाई? ज्ञानात्मक, जो आपका ज्ञानात्मक पक्ष होता है उसके उद्देश्यों का मापन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। हाँ, तो ऑप्शन है आपके ए विशेष लोगों को दी जाती है, बी विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, सी बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है या डी स्थानीय मुखिया द्वारा संस्थापित होती है। तो बताइए भाई शिक्षा शास्त्र का ऐसा कौन सा प्रकार है जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी विकलांगों को, जो विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है शिक्षा, उसमें आपकी क्या पड़ती है? विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित हैं? भाई जो आपके आर्टिकल 41 और 46 हैं ये किसके कल्याण से संबंधित हैं? ऑप्शन ए आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, बी विकलांग व्यक्तियों से, सी धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से या डी क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से।
तो देखिए भाई ये है संबंधित आपके आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। किससे भाई? जो आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति होते हैं उनसे संबंधित है आपके आर्टिकल 41 एंड 46। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए भाई आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को डैश डैश कहा जाता है। भाई जो आपकी पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता होती है, जो पढ़ने में बच्चा असमर्थ होता है, अक्षम होता है, तो वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए डिस्कैलकुलिया, बी डिसलेक्सिया, सी डिसग्राफिया या डी डिसथाइमिया। तो साथियों वो कहलाती है आपकी डिसलेक्सिया। क्या कहलाएगी भाई? डिसलेक्सिया। जो आपकी पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता होती है वो आपकी डिसलेक्सिया कहलाती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आसान सा क्वेश्चन है लेकिन जल्दबाजी में गलत हो जाता है कभी कभी, तो आपको ध्यान रखना है। ये बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, रूपा के आंखों की कॉर्निया सूख गई हैं। भाई कोई लड़की रूपा है बच्ची, उसके आंखों की क्या जो कॉर्निया होती हैं वो सूख गई हैं और उसे दिखाई देना भी बंद हो गया। भाई उसे दिखाई भी नहीं दे रहा अब। तो आप रूपा को किस समूह के अंतर्गत रखकर कार्य करेंगे? तो आप जो रूपा बच्ची है उसको किस समूह के अंतर्गत रखेंगे और उस पर कार्य करेंगे उसको पढ़ाने का? ऑप्शन ए अपंगता, बी क्षति, सी अक्षमता या डी सामान्य। तो देखिए भाई जो भाई आंखों की कॉर्निया सूख गई है, उसे दिखाई नहीं देता, तो क्या हो गया? वो दृष्टि बाधित हो गई। वो बच्ची क्या हो गई भाई? दिखाई नहीं दे रहा तो दृष्टि बाधित हुई। तो आपको किस समूह में रखना है? तो आपको रखना है अक्षमता समूह में। भाई वो सीखने में थोड़ी अक्षम रहेगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है, अक्षमता में रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषता है। भाई प्रतिभा संपन्न बालक जो होते हैं उनकी नकारात्मक विशेषता कौन सी है इनमें से? ऑप्शन है आपके ए प्रतिस्पर्धा रखने की प्रवृत्ति, बी जोखिम लेने की प्रवृत्ति, सी उपलब्धि उन्मुख या डी कभी कभी अधीरता तथा ध्यान केंद्रित ना करना। तो देखिए भाई प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं, गिफ्टेड जो चाइल्ड होते हैं, उनकी आपकी नकारात्मक विशेषता होगी क्या होगी भाई? कि कभी कभी अधीरता और ध्यान ना केंद्रित करना, ये उनकी नकारात्मक विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है? भाई यहाँ पर ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं है? ऑप्शन ए सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है। ऑप्शन बी सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। सी सृजनशीलता किसी कार्य मतलब किसी पूरा किए गए काम का एक नया परिणाम होता है। या डी सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। तो आपको क्या पूछा है भाई? कथन सही नहीं है। देखिए गलत कथन छांटना है आपको, तो गलत कथन है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी कि सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, यही आपका गलत है। भाई सृजनशीलता के लिए चिंतन क्यों आवश्यक नहीं है? आवश्यक तो है भाई, बिना चिंतन के सृजनशील कैसे होगा व्यक्ति? तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे को चोट लगने के बारे में लगभग प्रतिदिन चिंता होती है, इसका कारण है? भाई बच्चे को किसी को चोट लग जाती है तो उसके कारण लगभग प्रतिदिन ही चिंता होती रहती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए स्वलीनता, बी ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार, अति सक्रियता विकार, सी चिंता विकार या डी अधिगम अक्षमता। तो देखिए भाई इसका जो कारण है वो है आपकी चिंता विकार। क्या है भाई? आपको चिंता विकार जो है ये कारण होगा कि जो प्रतिदिन चिंता लगी रहती है वो चिंता विकार के कारण लगी रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अभिकथन ए। देखिए भाई यहाँ पर कथन, दो कथन दिए हुए हैं ए और आर, इनको पढ़ करके आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो कथन ए क्या है भाई? शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराए जाने चाहिए। कथन आर क्या है भाई? सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। अब देखिए दो कथन है, दोनों पढ़ लिया आपने। ठीक है भाई, तो अब आपको क्या करना है? सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन आपकी ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं है ए की। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ए और आर दोनों गलत हैं। अब देखिए ऐसे कथन में आपको सबसे पहले ये छांटना अच्छा देखना है कि भाई कथन सही भी हैं या गलत हैं, या कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है, या दोनों ही गलत हैं या दोनों ही सही है। आपको सबसे पहले यही देखना है, उसके बाद आपको व्याख्या पर जाना होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर
ए होगा कि भाई ये दोनों ही कथन सही हैं बिल्कुल। शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराए जाने चाहिए, बिल्कुल कराए जाने चाहिए भाई, ये स्टेटमेंट भी सही है। और सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों ही ये आर जो है वो ए की व्याख्या भी करता है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यूह रचना नहीं है? जो अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम की व्यूह रचना कौन सी नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए सहकारी अधिगम, बी समस्या समाधान, सी व्याख्यान या डी प्रायोजना। तो साथियों वो नहीं है आपकी व्याख्यान। क्या भाई? व्याख्यान जो आपका लेक्चर मेथड होता है ना, वो आपका यहाँ पर व्यूह रचना नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। भाई अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, बी स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, सी प्रबलन का सिद्धांत या डी उपरोक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। जो अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत है सभी के सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो यह प्रदर्शित होता है। भाई कोई बच्चा है वो किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में वो असफल हो गया है, वो सफल नहीं हो पाया है, तो ये किस चीज को प्रदर्शित करता है? उसका असफल होना क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए शिक्षार्थी की असफलता कि भाई शिक्षार्थी असफल है, बी कक्षा की असफलता कि क्लास असफल हो गई भाई, या ऑप्शन सी विद्यालय की असफलता, या ऑप्शन डी माता पिता की असफलता। तो देखिए ऐसी स्थिति में कि भाई कोई बच्चा है वो क्या हुआ उसका भाई निश्चित लक्ष्य जो था उसका पास करने का प्राप्त करने का, उसमें वो असफल हो गया। तो इसमें आपका जो प्रदर्शित होता है किसकी असफलता रही भाई? ये आपकी विद्यालय की असफलता रही। किसकी रही भाई? ये विद्यालय की असफलता रही, ना कि बच्चे की। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मन का मानचित्र संबंधित है। भाई जो माइंड मैपिंग होती है आपकी, मन का मानचित्र, वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बी मन का चित्र बनाने से, सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या डी बोध या समझ को बढ़ाने की तकनीक से। तो देखिए भाई मन का मानचित्र जो होता है वो संबंध होता है आपका मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। किससे दोस्तों? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है? और जो आपका कॉग्निटिव होता है, संज्ञान होता है, उसका कारक किसे नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए क्रोध, बी भूख, सी स्थान छोड़ना, या डी डर। तो देखिए भाई संज्ञान का कारक नहीं माना जाएगा, वो नहीं माना जाएगा आपका स्थान छोड़ना को। किसको भाई? स्थान छोड़ना जो होता है इसको इसका क्या नहीं माना जाएगा भाई? स्थान छोड़ना आपका संज्ञान का कारक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत में शिक्षा प्रणाली डैश डैश। ऑप्शन ए छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, बी रोजगार के लिए तैयार करती है, सी व्यावसायिक विषयों के लिए तैयार करती है, या डी परीक्षा के लिए तैयार करती है। तो देखिए भाई जो भारत की शिक्षा प्रणाली है वो क्या करती है? रोजगार के लिए तैयार करती है। किसके लिए भाई? रोजगार के लिए, क्योंकि जो बच्चा पढ़ करके आगे जाए तो वो रोजगार ढूंढ के उसे कुछ ना कुछ रोजगार करने में लग जाए ताकि वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मानसिक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सामान्यतः किस आयु को शामिल किया जाता है? भाई सीधा सीधा पूछा गया है कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है उसकी एज कितनी होती है? ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष, बी लगभग 2 से 7 वर्ष, सी लगभग 7 से 11 वर्ष, या डी लगभग 12 से 15 वर्ष। तो देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहाँ कौन सी है आपकी? ये होती है आपकी जीन पियाजे से पूछी गई है भाई। किससे? जीन पियाजे से क्वेश्चन है। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली संवेदीगामक 0 से 2 चलती है, दूसरी प्राक संक्रियात्मक 2 से 7 चलती है, तीसरी मूर्त आपकी यही होती है, तीसरी वो आपकी 7 से 11, और अमूर्त या औपचारिक 11+। तो हमसे पूछा था मूर्त आपकी जाएगी 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, स्वयं स्वीकृत नैतिकता के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? जो स्वयं स्वीकृत नैतिकता का सिद्धांत था ये किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है आपके ए पियाजे, बी एरिक्सन, सी कोहलबर्ग, या डी बंडूरा।
तो देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत दिया आपका किसने भाई, कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग जो थे उन्होंने स्वयं स्वीकृत नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रस्तावित किया था, प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।